हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 10 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है। आप इसे यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन, जनसंख्या 2021 की थीम क्या है? जन जन की समृद्धि और विकास। दूसरा, जन भागीदारी से समृद्धि और विकास। जन भागीदारी से जन कल्याण। चौथा, सबका साथ सबका विकास सबका स्वास्थ्य। देखिए, आपका राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण जो है जनगणना 2021 की थीम है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या किस संवर्ग से संबंधित नहीं रखती है? कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक। चौथा, संविदा श्रमिक। देखिए, राइट ऑप्शन ये फोर्थ है। ये फोर्थ जो संविदा श्रमिक है, ये 2001 के जनगणना के अनुसार जो श्रमजीवी की परिभाषा दी गई थी उसमें ये शामिल नहीं होता है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन से विद्यमान जनसंख्या की इष्टतम सिद्धांत से नहीं जुड़े थे? एडमिन कैनन, दूसरा रॉबिस, तीसरा डाल्टन, चौथा माल्थस। तो देखिए, माल्थस जो है इष्टतम सिद्धांत से नहीं जुड़े थे। ये आपका जो है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को दिए थे, बट इष्टतम सिद्धांत से नहीं थे। बाकी के तीनों इष्टतम सिद्धांत से जुड़े हुए थे। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या के जैविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट स्पेंसर, डॉक्टर सैमुअल वॉन हाउटन, डुमार्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को देते हुए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी लिखी हुई थी। उन्होंने मतलब जैविक सिद्धांत का जनसंख्या के लिए प्रतिपादन किया था। ये जैविक सिद्धांत क्या है? इसमें उन्होंने बताया था कि जीवन की जटिलता जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत तरीके की जटिल जीवन वो जी रहे होते हैं, कैरियर उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ जटिलता आएगी जीवन में, वहाँ प्रजनन संख्या जो है अपने आप कम हो जाती है। ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों में शब्द आरक्षित सेना किससे संबंधित है? मार्क्स से, हैटनर से, फ्रेडरिक रेडजल से, माल्थस से। देखिए, ये सिद्धांत जो है मार्क्स ने दिया था। इनके अनुसार जो है पूंजीवादी व्यवस्था जब श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है तकनीक का प्रयोग करती है, तो उसमें मशीनों द्वारा श्रम का विस्थापन किया जाता है। तो जो बचे हुए लोग होते हैं, ठीक है, उनको कार्य नहीं मिल पाता है, तो एक तरह क्या होता है, उनके वेजेस कम होने लगते हैं। तो किसी काम में बहुत सारे लोगों की उपलब्धता होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, ठीक है, काम कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इसे ही आरक्षित सेना कहा जाता है। ठीक है, तो इनका शोषण करना आसान हो जाता है। मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट, देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कुल जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। दूसरा जो है, जैसे जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन की मात्रा, पूंजी की मात्रा और प्रौद्योगिकी की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, शून्य जनसंख्या वृद्धि में प्रवास शामिल नहीं किया जाता है, जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर में प्रवास शामिल होता है। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ऑप्शन जो है इंटरचेंज है। शून्य जनसंख्या वृद्धि में प्रवास शामिल किया जाता है, जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर में जो है प्रवास शामिल नहीं होता है। प्राकृतिक वृद्धि दर में केवल जन्म दर और मृत्यु दर शामिल किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर होने वाले जन्मों की संख्या है, जबकि कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा दिए जाने वाले औसत जन्म की संख्या है। तो राइट ऑप्शन है ये। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अशोधित मृत्यु दर के संदर्भ में सत्य कथन है। यह नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को दर्शाता है। दूसरा, किशोरों में मृत्यु दर को दर्शाता है। तीसरा, वृद्धावस्था के दौरान मृत्यु दर को दर्शाता है।
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अशोधित मृत्यु दर किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये ओवरऑल दर्शाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वालों की संख्या बताता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव में जितने लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। यह अवस्था दर्शाती है किसको? प्रतिस्थापन स्तर, शून्य जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्रतिस्थापन स्तर जो है यह स्थिति दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं में कौन सी एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य नहीं करती है? पहला नमूना पंजीकरण प्रणाली, दूसरा भारतीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली, तीसरा 10 की जनगणना, चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो देखिए ये बाकी पहले जो 3 संस्थाएं हैं ये आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन चौथा नहीं आता है, ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? 15 दिन में, 21 दिन में, 26 दिन में या 30 दिन में? देखिए राइट ऑप्शन आपका 21 दिन है। 21 दिनों के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य नहीं कारक होगा? केवल प्रजनन और प्रवासन, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन, चौथा प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। देखिए आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देखिए प्रजनन और मृत्यु दर, प्रवासन तीनों की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में सत्य कथन को चुनना है। मातृ मृत्यु दर को 1 लाख प्रति जीवित व्यक्तियों पर 100 व्यक्तियों से कम करना। तो बिल्कुल ये आपका लक्ष्य था 2000 का। अगला स्टेटमेंट दे रखा है, शिशु मृत्यु दर को जीवित शिशुओं पर प्रति 1000 30 शिशुओं से कम करना। तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, ये भी लक्ष्य रखा गया था। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए स्कूली शिक्षा को शुल्क मुक्त करना। ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन आपका 1, 2 एंड 3 तीनों हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में जनसंख्या में विभाजक वर्ष है 1911, 1931, 1921 या 1941। तो देखिए किसी भी जनसंख्या में विभाजक वर्ष जो होता है उसके बाद जनसंख्या का निरंतर वृद्धि होता है। भारत के संदर्भ में 1921 के बाद से जो है भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है। ऐसा हुआ है कि मतलब जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो कम हो सकता है, बट जनसंख्या का जो मात्रा में है वो वृद्धि लगातार हुआ है 1921 के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण के द्वितीय अवस्था दर्शाती है, किसको दर्शाती है? उच्च एवं स्थिर जन्म और मृत्यु दर। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तीसरा, कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर। चौथा, न्यून जन्म दर और न्यून मृत्यु दर। तो देखिए राइट ऑप्शन जो है आपका सेकंड हो जाएगा। द्वितीय अवस्था में जनसांख्यिकी संक्रमण के जो जन्म दर होती है वो भी उच्च होती है, लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो थोड़ा गिरती रहती है। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण कृषि और अनपढ़ समाज से प्रमुख रूप से नगरीय, औद्योगिक, साक्षर और आधुनिक समाज की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की घोषित प्रकल्पनाएं हैं। क्या है? पहला स्टेटमेंट, जनन क्षमता में हाथ से पूर्व
मृत्यु दर में कमी आती है। तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, मृत्यु दर से तालमेल रखने के लिए प्रजनन दर अंततः कम हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उन जनसांख्यिकी रूपांतरण के साथ साथ होता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। वास्तविकता त्रिविमी विन्यास है जिसे पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं से निरीक्षण करना चाहिए। एक बिंदु से हम सदृश वस्तुओं के संबंध देखते हैं, दूसरे से काल के संदर्भ में उसके विकास और तीसरे से क्षेत्रीय संदर्भ में उनके क्रम और वर्गीकरण का निरीक्षण करते हैं। उपरोक्त कथन है किसका? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये हेटनर ने अपनी भूगोल संबंधी परिभाषा को समझाते हुए बताया था कि केवल भूतल के संदर्भ में ही भूगोल को देखना सही नहीं होगा। इसे त्रिविमी विन्यास में मतलब काल के समय में भी उसके विकास को भी देखना जरूरी है और क्षेत्रीय संदर्भ में उसका किस प्रकार वर्गीकरण है वो भी देखना जरूरी है।